बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद महमूद ख़ान। प्रोग्राम आज के सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप सुन रहे हैं पुख्तनख्वा रेडियो FM 92.6 मर्दान। ये प्रोग्राम पुख्तनख्वा रेडियो FM 92.6 मर्दान की जानिब से आपकी समातों की नज़र किया जा रहा है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, एंजाइटी या घबराहट एक आम इंसानी कैफियत है। इसका एहसास तब होता है जब हम किसी मुश्किल से गुज़रते हैं। अगर ये एंजाइटी या घबराहट की ये कैफियत शदीद हो जाए और ज़्यादा अरसे के लिए हो तो इसके नतीजे में हमारी ज़िंदगी तकलीफ़देह हो जाती है। जब आपको इस घबराहट में दिल का धड़कन तेज़ होना, ज़्यादा पसीना आना, सांस का तेज़ी से चलना, सर चकराना, बदहज़मी वगैरह महसूस हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। घबराहट के शिकार अफराद इन अलामात की वजह से अक्सर ये समझते हैं कि उन्हें कोई शदीद जिस्मानी बीमारी होगी। घबराहट से इन अलामात में और ज़्यादा इजाफा होता है। घबराहट के गैर मुतवक्के अचानक दौरे पैनिक कहलाते हैं। अक्सर घबराहट और पैनिक के साथ साथ डिप्रेशन भी होता है। जब हम उदास होते हैं तो हमारी भूख ख़त्म हो जाती है और मुस्तकबिल तारीक और मायूस कुन नज़र आता है। हमारा आज का प्रोग्राम भी इसी एंजाइटी और इसी घबराहट के हवाले से है। आइए अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आमना मुख्तार साहिबा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस मर्दान के साथ आप काम कर रही हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और DHO मर्दान जो है उसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ये मौका फराहम किया कि हम आके अपना यहाँ पे वो आपके साथ शेयर कर सकें। ठीक है मैडम, सबसे पहला सवाल जो कि बहुत बुनियादी सवाल है, आपसे पूछना चाहूँगा कि एंजाइटी बुनियादी तौर पर है क्या? एंजाइटी अगर मैं आपसे इस बारे में बात करूं और आम अल्फाज में बात करूं तो वो ये है कि आम ज़बान में जैसे हम कहते हैं कि एंजाइटी जो है मुझे हो रही है, घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, बेचैनी हो रही है। तो एंजाइटी असल में आपका जो है किसी भी फियरफुल सिचुएशन में आपका कैसे रिएक्शन होता है उसको आप कहते हैं। लेकिन अगर ये एंजाइटी जो है तो आपकी एक ख़ास लिमिट से एक्सीड करना शुरू हो जाए तो वहाँ पर ये आपके एंजाइटी डिसऑर्डर्स में या आपके लिए कि वहाँ पे सोशल ऑक्यूपेशनल जो आपकी लाइफ है वो इससे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। मैडम, मेरा अगला सवाल इसी हवाले से है कि अगर किसी शख्स को, किसी फ़र्द को एंजाइटी हो जाती है तो उससे उसके ऊपर क्या असरात हो सकते हैं या क्या मनफी असरात हैं जो वो फेस कर सकते हैं? और जो है तो वो नेगेटिव हो जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जिसकी वजह से आपके जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो अकर होती हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आपकी हार्ट बीट ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, आपकी जो स्वेटिंग है वो ज़्यादा शुरू हो जाती है, आपकी ब्रीथिंग जो है प्रॉब्लम्स वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो है जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि एंजाइटी जब एक एक्सेसिव या एक लिमिट को एक्सीड कर जाए तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाती है। और उसके रीज़न बिहाइंड यही है कि आपकी जब नेगेटिव थॉट्स जो हैं मतलब एंजाइटी आपकी बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे आपके माइंड जो है तो वो एक बास्केट की तरह है। अगर उसमें नेगेटिव थॉट्स जो हैं तो वो फुलफिल होती रहती हैं। एक नेगेटिव थॉट्स आई है उसके बाद रिपीटेटिवली मज़ीद नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो जनरेट होती रहती हैं तो वहाँ पे आपकी वो बास्केट फुल होना शुरू हो जाती है। तो उस सूरत में आपके लिए जो होता है कि वो एंजाइटी क्रिएट कर देती है। या अगर वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं तो वो आपके पास उस बास्केट को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा मैडम, चूँकि आज का हमारा जो मौजू है वो भी एंजाइटी में सेल्फ हेल्प के हवाले से है, तो हम अक्सर औकात देखते हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी मसले के लिए तो वो हमें ढेर सारे दवाइयाँ लिख देता है या मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन बता देता है कि आप अगर ये करेंगे तो इससे। तो चूँकि हमारा आज का टॉपिक सेल्फ हेल्प है तो मैं इस हवाले से पूछना चाहूँगा, सेल्फ हेल्प या अपनी मदद आप, इसके तहत हम कैसे एंजाइटी पर काबू पा सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं? डिफरेंट अगर मैं अपने कल्चर की बात करूं, पाकिस्तान में बात करूं, रिसर्च बेस्ड बात करूं तो वहाँ पे ये हो रहा है कि हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे अभी उस तरह हमारा फोकस नहीं हुआ। जैसे अगर आपको किसी चीज़ के अगर बाहर के रेफरेंस से बात की जाए तो वहाँ पे अगर जो एंजाइटी है उसकी प्रैक्टिकल इंटरवेंशंस पे काम किया जाता है जिसमें आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो ज़्यादा की जाती हैं। आपकी थॉट्स चैलेंजिंग जो है मतलब जो है लोगों को या एक इंडिविजुअल को बताया जाता है कि आप अपनी
अपनी नेगेटिव थाट्स को कैसे अल्टरनेट थाट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कैसे आप जो है अपनी वरी साइकिल बना सकते हैं, आप अपना वरी पीरियड बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो आपकी प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जो आप डेली बेसिस पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, स्केड्यूल मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं तो वो कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके आप अपनी एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या मोस्ट कॉमन है जो बाहर के मुल्कों में रिसर्च बेस्ड काम किया जा रहा है वो ये है कि जैसे कि एक इंडिविजुअल है उसको प्रेजेंटेशन देने से पहले एंजाइटी हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेफर ये किया जाता है कि आप पहले तो मेडिटेशन करें, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें, काम डाउन करने के लिए आप बाहर चले जाएं, थोड़ा सा वॉक करें, ठीक है। सेकंड जो है तो इसके साथ साथ आप अगर च्युइंगम चबा सकते हैं वो करें ताकि आपकी माउथ की एक्सरसाइज हो, ताकि आपकी इंटेंशन जो है तो वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएं। सेकेंडली ये कि अगर आप अपना हार्मोनल चेंजेस को थोड़ा बैलेंस रखने के लिए वहाँ पे आप कुछ भी मीठा या स्वीट्स वगैरह जो हैं तो वो आप खा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप अपनी मदद के तहत आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, इस हवाले से एक और सवाल जो आपकी गुफ्तगू से मेरे जहन में आता है कि अगर कोई शख्स या फ़र्द एंजाइटी का शिकार होता है तो उसको कौन सी वो अलामात हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे उसको इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि मुझे एंजाइटी है, या अगर मुझे एंजाइटी है तो वो किस हद तक है? ये चूँकि एंजाइटी जो है तो वो आपकी एज रिलेटेड ज़्यादा फोकस्ड होता है कि एज टू एज जो है ये वरी करती है, इसलिए इसके सिम्टम्स जो हैं अगर बच्चों में देखे जाएं तो वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, उनका ये होता है कि वो बिल्कुल किसी से बात नहीं करते। टीनेजर्स में बात करें तो वहाँ पे उनकी इरिटेटिव बिहेवियर जो हैं या एग्रेसिव बिहेवियर जो हैं तो वो ज़्यादा होते हैं, उनके फिज़िकल हार्म के बिहेवियर जो हैं DSH जो हैं तो वो ज़्यादा आपके पास हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप एडल्ट्स में बात करते हैं तो वहाँ पे भी एग्रेशन का लेवल जो है तो वो ज़्यादा हो सकता है। तो ये डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो कि आप अपने देखते हैं कि इंडिविजुअल में अगर उनको एंजाइटी होती है तो। अच्छा, एक और सवाल जो मैं सेल्फ हेल्प के हवाले से पूछना चाहूँगा, जब किसी फ़र्द को या किसी शख्स को एंजाइटी हो जाता है तो उसके बाद उसको ये सेल्फ हेल्प किस हद तक कारामद साबित होती है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो मुख्तलिफ एज में मुख्तलिफ किस्म की इंसान की कमज़ोरियाँ भी होती हैं, उसकी जो है वीकनेसेस डिफरेंट होती हैं, स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि किस एज में जो एंजाइटी का शिकार फ़र्द होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है या उसको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है? इसमें ज़्यादा बात की जाए तो वो हमारे पास आते हैं आपके एडल्टहुड में जो है तो आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 18 से लेके 30 तक जो आपका एज ग्रुप चल रहा होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स में होते हैं कि वहाँ पे उनको एंजाइटी हो या वो एंजाइटी को कॉप अप ना कर सकें। अच्छा, इसमें जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उसमें मर्द ख़वातीन दोनों शामिल हैं, हमारे अक्सर घरों में होते हैं, क्या उनमें भी इसके चांसेस होते हैं कि उनको एंजाइटी हो, और अगर उनको हो तो उसको किस तरीके से हम उसको उसके रिस्क को या उसके ख़तरे को मिनिमाइज़ कर सकते हैं? क्योंकि एज जो है तो वो 60 प्लस होती है तो वहाँ पे उनकी फियर ऑफ डेथ जो है तो वो एक एक्सेसिव लिमिट में होता है। तो वहाँ पे डिफरेंट रिसर्चेस में भी और आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी यही देखा गया है कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वहाँ पे उनके एंजाइटी लेवल को उस तरह कम्युनिकेट नहीं किया जाता जिस तरह करना चाहिए, और बिहाइंड द रीज़न यही होते हैं कि वहाँ पे उनका एक तो ये होता है कि वो रिटायर्ड हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादातर टाइम होता है कि वो घर पे अकेले हों, कोई उनके अगर पेरेंट्स उनके जो बच्चे हैं वो उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, उनको टाइम प्रॉपर नहीं दे रहे होते, उस वजह से उनकी एंजाइटी लेवल भी जो है तो वो ज़्यादा होता है। सेकेंडली ये कि वो एंजाइटी लेवल जैसे बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी एज में, वैसे ही जो बूढ़े होते हैं वो अपनी एंजाइटी को एक्सप्रेस नहीं करते, तो उससे मतलब वो एंजाइटी मज़ीद बढ़ती है। बिल्कुल, और उसके लिए ज़्यादातर जो है तो वो उनकी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो हैं तो वो उनको प्रेफर की जाती हैं, प्लस जो है उनको मेडिकेशन पे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और सोशलाइजेशन भी के मतलब वो अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या अगर उनके साथ घुल मिल के रहेंगे जी बिल्कुल तो उनका एंजाइटी लेवल कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक मैडम बहुत जो हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद यूथ की है, और हमने अक्सर देखा है कि यूथ को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल भी होते हैं, उनके पास सफ़र की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत होती हैं, वो यंग होते हैं, वो स्पोर्ट्स
की तरफ जाते हैं, उनकी सोशलाइजेशन होती है, उनके पास जज्बा लगन होता है कुछ काम करने का, मगर अक्सर हमने देखा है कि वो जब एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत हार बैठते हैं, या मतलब उनका मोराल बहुत डाउन हो जाता है। तो अगर हम यूथ को लें तो यूथ में किस तरह सेल्फ हेल्प हमें ज़्यादा मतलब उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, या उसको कारामद तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ज़्यादातर अगर यूथ की बात की जाए तो वहाँ पे डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो डायरी की कीपिंग जो है, या आपकी जो वरी राइटिंग जो है, मतलब आपने अपना वरी जो जिस बात पे आपको परेशानी ज़्यादा हो रही है, एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, आपने अपना एक मेंटेन करना है, डायरी मेंटेन करनी है। मतलब ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इन टेक्निक्स को जो है तो प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन ये बहुत आसान होती हैं। इसमें ये है कि आप अगर डायरी अपना बनाते हैं, आप रोज़ाना की जो भी आपकी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं उसको आप राइट डाउन करते हैं, उससे आपका हो सकता है। सेकंड ये है कि आप अपना वरी पीरियड एडजस्ट करते हैं कि अगर आपको पूरे दिन में क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपको रेपिटेडली आ रही होती हैं कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता, मैं एक नाकाम इंसान हूँ, या मैं एक बुज़दिल इंसान हूँ, ये आपके नेगेटिव थॉट्स होती हैं जो कि झूठ में देखी गई हैं। तो इनका चैलेंजिंग बात ये होती है कि आपने उन नेगेटिव थॉट्स के लिए अपना एक टाइम पीरियड सेट करना है, मखसूस टाइम पीरियड के शाम के 5 बजे से लेके 6 बजे तक, या सुबह के 6 बजे से 7 बजे तक मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे अपना ये टाइम सेट करना है जिसमें मेरी सारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं या मेरी जो वरी पीरियड है वो मैंने एडजस्ट करना है इसमें। इसके बाद पूरे दिन में मेरे माइंड में अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही है तो उसको मैंने अपनी डीप ब्रीथिंग से, अपनी जो डिफरेंट मैंने आपको मेडिटेशन की एक्सरसाइज बताई उसके थ्रू आपने उसको ओवरकम करना, उसको रिपीट नहीं करना पूरे दिन में, ताकि आपकी वो नेगेटिव थॉट, जो एक नेगेटिव आपको थॉट आ रही है उससे आपकी मज़ीद नेगेटिव थॉट्स जनरेट ना हो। सेकंड ये है कि आपने वहाँ पे जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं उसको अपनी लाइफ में या डेली एक्टिविटीज़ में लाजमी रखना है। ठीक, अच्छा, एक और बात, चूँकि मैडम हम एंजाइटी के दौरान सेल्फ हेल्प के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आता है कि चूँकि अव्वल तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बच्चों में एंजाइटी होती है, और अगर बच्चों में एंजाइटी पाई जाती है तो उसको किस तरह सेल्फ हेल्प के ज़रिए कम किया जा सकता है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि बच्चों का जो थॉट प्रोसेस होता है, या उनकी जो ऑब्जर्वेशन होती है, या उनका जो अपनी मदद आपके तहत अपने जहनी तौर पे इस तरह की चीज़ें करना उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो वो उसको किस तरह कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है? जी बिल्कुल, असल में जो बच्चे हैं वहाँ पे ये एक सेंसिटिव इशू है, क्योंकि बच्चों में अगर एंजाइटी डेवलप हो गई है किसी भी रीज़न की वजह से, आइदर उनके लॉस ऑफ लव्ड वंस हो गया है, माँ बाप नहीं है, उनके माँ बाप में डाइवोर्स हो गई है, पेरेंट्स चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, डिफरेंट रीजंस की वजह से, कोई भी रीजंस हो सकते हैं, उनकी वजह से अगर उनमें एंजाइटी डेवलप हो गई है, और वो एंजाइटी को बच्चे चूँकि कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते या बता नहीं सकते, तो वहाँ पे क्या है कि आपने उस वो एंजाइटी आगे जाके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडल्टहुड में जाके आपको फिर दोबारा से किसी भी एंजाइटी डिसऑर्डर में आपको वो नज़र आएगी, चाहे वो आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में नज़र आए, चाहे वो आपके किसी फोबिया जो है फॉर्म में नज़र आए, सोशल एंजाइटी में नज़र आए। सेकंड ये है कि बच्चों में सोशल एंजाइटी जो है तो वो सबसे ज़्यादा पीक पे होती है अगर 6 to 12 ईयर्स में बात की जाए। वो वजह वहाँ पे यही आती है कि या तो पेरेंट्स की निगलेक्शन हो रही है, या पेरेंट्स उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, या उन बच्चों के साथ कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया है, उनके वालिदैन की डेथ हो गई है, या पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई है। ठीक, अच्छा, एक और बात बहुत अहम है, चूँकि हमारे माशरे में हमने अक्सर देखा है कि जो हमारे पाकिस्तानी माशरा है उसमें अक्सर फैमिलीज़ जो होती हैं वो जॉइंट फैमिली की शक्ल में रहते हैं, और जॉइंट फैमिलीज़ में हमने अक्सर देखा है कि बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, बहुत से मतलब लोग एक साथ रहते हैं। इसके मुकाबले में अक्सर एक नया ट्रेंड है आजकल, कुछ लोग जो हैं जॉइंट फैमिली को पसंद नहीं करते, वो अक्सर न्यूक्लियर फैमिली में चले जाते हैं, या वो आइसोलेशन इख्तियार कर लेते हैं, या साइड पे चले जाते हैं जॉइंट फैमिली से। तो इस हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो एंजाइटी के प्रॉब्लम होते हैं ये जॉइंट फैमिली के अंदर ज़्यादा होते हैं या न्यूक्लियर फैमिली के अंदर ज़्यादा होते हैं?
और उसकी वजूहात क्या हैं? ये एंजाइटी के अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो वो ज़्यादातर जो है तो वो न्यूक्लियर फैमिली में उनका रेट जो है तो वो ज़्यादा देखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में और अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो वहाँ पे इसलिए हमें प्लस पॉइंट मिल जाता है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमारा ज़्यादातर सेटअप होता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं तो उनके साथ ज़्यादा हमारी इन्वॉल्वमेंट्स होती है, फिर हमारे जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ ज़्यादा हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपके पास जो बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को सिर्फ उनके पेरेंट्स जो हैं तो वो टाइम दे रहे होते हैं। पेरेंट्स में भी अगर वो वर्किंग हो तो वहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं कि वो क्वालिटी टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से निगलेक्शन हो रही है और बच्चों में किस किस्म का बिहेवियर डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़्यादा बच्चे जो हैं तो वो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे अपनी जो उनका प्लस पॉइंट होता है वो ये है कि वो सोल्यूशन जो है या डिसीजन मेकिंग पावर जो है तो वो उनकी ज़्यादा अच्छी डेवलप होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फैमिली। और वहाँ पे उन बच्चों में ज़्यादातर ये देखा गया है न्यूक्लियर फैमिली में कि वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट नहीं होते एज़ कम्पेयर टू जॉइंट फैमिली सिस्टम। ठीक, अच्छा, एक और तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा मैडम, चूँकि हमारे माशरे में जो बच्चे होते हैं उसमें अक्सर बच्चे स्कूल जाते हैं और जब वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर वो उनको मुख्तलिफ कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं, बाज़ औक़ात उन पर पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा बोझ होता है। बाज़ औक़ात हमने देखा है कि वहाँ पे जो उनकी एक अलग सोशलाइजेशन होती है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होती है, तो उसमें अक्सर जो स्कूल्स होते हैं, मेजॉरिटी स्कूल्स, उसमें कोई इस तरह का इंतज़ाम नहीं होता जहाँ पे उनकी काउंसलिंग की जा सके या उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को फाइंड आउट किया जा सके या उस पर गुफ्तगू की जा सके उनके पेरेंट्स के साथ या उनके गार्डियन के साथ। तो उसमें भी अक्सर हमने देखा है कि बच्चों के साथ कुछ मसाइल उधर से भी जन्म लेते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, और अगर जहाँ पे काउंसलिंग मौजूद नहीं है तो फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ये असल में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें यह है कि बच्चे जो हैं तो वो स्टार्टिंग से ही जैसे उनकी स्कूल लेवल या एकेडमिक लेवल जो है वो स्टार्ट होता है तो वहाँ पे उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। वो पेयर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, क्लास में रह रहे हैं बच्चे वहाँ पे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। उसमें ये है कि टीचर के साथ भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल बात नहीं कर पाते, वहाँ पे भी होता है कि उनको अगर कुछ समझ आ रहा है क्लास में तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो वहाँ पे टीचर एज अ टीचर आइडेंटिफाई करना कि मेरी क्लास में बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, आइदर वो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको कोई लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उनको स्पेसिफिक पर्सन के पास रेफ़र करना। ये सारा साइकिल जो है तो ये हमारे पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। और बाकी जो है स्कूल साइकोलॉजिस्ट या स्कूल काउंसलर्स की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि वो उन बच्चों को स्कूल्स में ही गाइड कर सकें कि उनको किस किस्म के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। क्या उनको वो प्रॉब्लम जो है अगर वो क्लास में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो क्या उनके पेरेंट्स के रिलेशनशिप जो हैं तो वो डिस्टर्ब हैं, उनकी फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, बच्चा जो है बच्चे के सामने जो है तो उसके पेरेंट्स जो हैं तो वो लड़ाई झगड़े या गुस्से में ज़्यादा बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है तो वो टीचर से भी डर रहा है बात करते हुए। तो उन फैक्टर्स को, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना वो टीचर का काम है, लेकिन अगर टीचर को भी गाइड करना वो एज अ काउंसलर जो है तो वो आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप स्कूल काउंसलर को हायर करें या वहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप क्रिएट हो। ठीक है, आखिर में मैं चाहूँगा मैडम कि आप जो एंजाइटी का शिकार होते हैं उनके लिए और वो लोग जिनके घर में, जिनके ख़ानदान में ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो एंजाइटी का शिकार होते हैं, दोनों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? दोनों के लिए ये मैसेज है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने बच्चों को या आपके साथ जो भी आपके एज मेट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, उनको ऑब्ज़र्व करें, उनके साथ आप जो है एक डिस्कशन रखें। वो कम्युनिकेशन गैप जो है तो वो आपका नहीं आना चाहिए उनके दरमियान में। उनको टाइम दें, उनके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। सेकंड ये है कि उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, जो कि आप उनकी अगर उनको अच्छे तरीके से सुन रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस किस्म के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं।
सेकंड ये है कि अगर आप कोई बच्चा जो है या कोई इंडिविजुअल जो है वो थेरेपी के लिए आ रहा है तो वहाँ पे उसको स्टिग्माइज़ ना करें कि भाई ये जो है तो खुदा ना खासा इसको कोई साइकोलॉजिकल सीवियर प्रॉब्लम है और आइंदा भी जो है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता या ये अपनी सोसाइटी में बिल्कुल अच्छे तरीके से मूव नहीं कर सकता। ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो कि डिफरेंट डिसऑर्डर जो हैं तो वो उनको होते हैं लेकिन वो सोसाइटी में अच्छे तरीके से एक्सेल कर रहे होते हैं, तो उनको निगलेक्ट मत करें और उनका अच्छे तरीके से ख्याल रखें। और जो लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें जो है तो ज़्यादा जैसे मैंने डिफरेंट टेक्निक्स आपके साथ शेयर की जिसमें आप जो है तो अपना टाइम पीरियड जो है तो वो सेट करें, वरी पीरियड। सेकंड जो है तो आपने अपना वरी साइकिल सेट करना है कि आपने पहले जो है तो सुबह उठना है, आपने मेडिटेशन करनी है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो हैं तो वो आपने कर सकते हैं। इसमें रिलैक्सेशन आपकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आपने सांस जो है तो वो नाक से लेके मुंह में लेके जाना है, थोड़ी देर स्टमक में रखना है कुछ देर तकरीबन 10 से 15 सेकंड्स के लिए, उसके बाद आपने इसे एक्सेल कर देना है मुंह के ज़रिए। तो ये जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं 3 से 15 टाइम्स इन अ डे आप इसको कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज को फॉलो करें। उसके बाद जो है तो आपने अपनी मेडिटेशन के लिए जो है तो कोई भी अगर आपको हो रहा है कि अपने प्रोग्रेसिव मसल जो रिलैक्सेशन है हमारी टेक्निक उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट आती हैं कि आपने अपने मसल्स को कैसे रिलैक्स करना है। उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग जो है फजर प्रेयर के बाद आप वॉक के लिए चले जाएं या एक्सरसाइज को फॉलो करें तो ये आपकी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में बहुत अच्छी आ सकती है, जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएंगे और आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसके लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा कि आप उसको यूटिलाइज करें। ठीक है। आमना मुख्तार साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपने कीमती वक्त में से। मौजूद सामीन, हमारा ये सिलसिला आपको जो भी साइकोलॉजिकल आपके प्रॉब्लम है उस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि हम आपको रहनुमाई करते रहें और एक्सपर्ट्स को बुलाते रहें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।